हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में चुनाव में तकरीबन 1.5 साल का वक्त है, लेकिन हर वर्ग को साधने के लिए जातिगत समीकरणों, वर्गों के समीकरणों का ख्याल दलों ने अभी से रखना शुरू कर दिया है। खासतौर पर दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की लड़ाई सबसे ज्यादा है। इसकी रणनीति के तहत अंबेडकर जयंती से बेहतर मौका और क्या होता। बाबा साहब की शरण में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दिग्गज नेता पहुंचे और खुद को दलितों का हितैषी बताने की एक होड़ भी स्पष्ट दिखी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के पहले बीजेपी और कांग्रेस का दलित प्रेम जमकर उमड़ रहा है। संत रविदास जयंती के बाद अब अंबेडकर जयंती के मौके पर दोनों ने खुद को दलितों का हितैषी बताने की भरपूर कोशिश की और एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस खास मौके पर सीएम ने अंबेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ के प्रमुख स्थानों को तीर्थ दर्शन यात्रा से जोड़ने की घोषणा की। प्रदेश में भी समानता, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ इस मंत्र पर चलकर अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब की सेवा करने का भी महायज्ञ चल रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी नेताओं ने बाबा साहब को याद करते हुए बीजेपी को अंबेडकर के विचारों की जमीन पर उतारने वाली पार्टी बताया और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर के आज हम मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि नेहरू जी के टारगेट पर यदि कोई रहता था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को हर समय नेहरू जी ने कांग्रेस में और उनकी सरकार में नीचा दिखाने की कोशिश की। न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी दलित वोटर्स को साधने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी महू पहुंची और बाबा साहब को याद करते हुए उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश में अंबेडकर की सबसे बड़ी स्टैचू स्थापित की जाएगी। कि हम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हम इसमें सबको जोड़ेंगे, सबका सहयोग लेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार उनके विचारों को, उनके प्रयासों को, उनके संघर्षों को आगे जारी रखने का काम लगातार कर रही है। अंबेडकर जयंती पर खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की होड़ की वजह दरअसल प्रदेश की 16% दलित आबादी है, जो सत्ता की दौड़ में दोनों दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना है कि जिनके लिए इतने सियासी दांवपेच हो रहे हैं वो किस पर भरोसा करते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। बाबा साहब अंबेडकर का सच्चा अनुयायी कौन? दिन भर इस पर बहस होती रही, दिन भर इस पर मोर्चा खुलता रहा और इससे भी कहीं ज्यादा ना तो आयोजन नई बात है, ना इस तरह के आयोजनों में इस तरह के सियासी चीटाकशियों ना नई बात है। बड़ी बात है कि क्या अगले वर्ष होने वाले चुनाव से पहले दोनों दल इस वर्ग को साधने के लिए वाकई काम करने की योजना बना रहे हैं या सिर्फ उस दल या उस वर्ग को अपने साथ में लाने की एक कवायद के तौर पर इन आयोजनों को देखा जाए। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों के नेता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, अध्यक्ष हैं SC विभाग, कांग्रेस पार्टी से। नमस्कार साहब, स्वागत है आपका। और डॉक्टर देश वाजपेयी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सुलझे हुए नेता और प्रवक्ता महोदय, आपका भी स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। दोनों से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सुरेंद्र चौधरी जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भव्य आयोजन भी किया और ये कहा कि इस वर्ग के हितैषी होने के साथ साथ इस वर्ग की चिंता का काम हम 12 मासी करते हैं, ये एक दिन की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां खड़ा पाती? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबको बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपको भी ढेर बाबा साहब की जयंती को लेकर आज हमें आज यही आपसे निवेदन करना है, सभी दलों से निवेदन करना है। बाबा साहब किसी व्यक्ति के, किसी दल के, किसी नहीं, भारत रत्न बाबा साहब पूरे देश के हैं और पूरे देश के लिए उन्होंने यह संविधान सौंपा,
संविधान और सामाजिक संरचना में सामाजिक समरसता की बात करने के उद्देश्य को लेकर उन्होंने पूरे देश को एक मार्गदर्शन किया है। आज के दौर में जिस तरीके से जो हालात हैं, जो लोग अवसरवादी हैं, जो सत्ता लोलुप हैं, जिनको चाहिए कि सत्ता पर बनी रहे, उनको वह इस तरीके के हथकंडे अपनाकर जरूर लोगों को गुमराह करने का काम करते होंगे। लेकिन मेरी उनको भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो बाबा साहब को कम से कम मान तो रहे हैं। इसके पहले याद होगा हमें कि बाबा साहब को मानने वाले ये वही लोग हैं जिनके आरएसएस के मुख्यालय पे भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आज तक ऐसा एक संगठन जो चलता है इस देश के अंदर, उस संगठन का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो बाबा साहब की बात मानने की दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब का संविधान नहीं मानते, बाबा साहब की बात नहीं मानते, बाबा साहब द्वारा बनाए सारी व्यवस्था को जो समरसता का मूल स्वरूप है उसको नहीं मानते, और आज वह इस तरीके से बाबा साहब की जयंतियां करके बाबा साहब के कार्यक्रमों में शामिल होते। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें खुशी होती है, लेकिन बहुत खुशी तब होती कि बाबा साहब की भी वो माने, बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें, बाबा साहब के संविधान को पालन करें। संविधान की जिस तरीके से जो उपबंध हैं उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ये बाबा साहब का संविधान किनके कार्यकाल में समाप्त करने की योजना बनी गई, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। आज के इस मौके पर मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि इन हालातों में जिस तरीके से खुले रूप से मौजूदा सरकारें बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब को चुनौतियां दे रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं ये जब कहां जाते हैं ये लोग आज सरकार में बैठे, जब गढ़ी मलेरा में बाबा साहब की प्रतिमा टूट जाती है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के खुद के सीहोर जिले में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वालों को किसी प्रकार की सजा नहीं मिलती है, तो ये कैसे संविधान निर्माता का आज जन्मदिन मनाने वाले लोग हैं? इनसे पूछता है आज देश समाज, यह प्रदेश, आज सरकार में बैठे लोग जो जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, इनको इस चीजों का जवाब देना होगा। उत्तर देंगे जो आप कह रहे हैं सुरेंद्र जी। अपराध मध्य प्रदेश में घटित हो रहे हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन साथ में सवाल भी उठाते हैं कि आप आज आयोजन कर रहे हैं लेकिन कहां चूक रहे हैं, इसके बारे में उनकी अपनी राय उत्तर दे सकते हैं आप। देखिए पुनीत जी, आज का वक्त ऐसा है कि मैं भी सुरेंद्र जी को और सभी दर्शकों को आपके बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं दूंगा। तो मेरी कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है कि मैं बाबा साहब का प्रतिनिधि मान लेता हूँ आज सुरेंद्र जी को और उनको नमन करता हूँ। उनकी जो बातें हैं उसको मैं चुनौतियों के रूप में लेता हूँ, जैसा आपने कहा है। मैं 2-3-4 बातें बहुत स्पष्ट रखना चाहूंगा क्योंकि आपके दर्शक और पैनल बहुत सुविजन है। 27 अप्रैल 1948 मेरे सामने भी खुला हुआ है, मैंने भी ट्वीट किया हुआ है। बाबा साहब ने कहा था कि अंबेडकर एडवाइजेस यूपी शेड्यूल कास्ट टू फॉर्म न्यू पार्टी, ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल। उनका बहुत सीधा सा कहना था, नो चेंज इन एटीट्यूड, ज्वाइन द गवर्नमेंट टू इनेबल द कम्युनिटी गेट बेटर। तो ये बाबा साहब की सोच थी कि बाबा साहब को पूरा विश्वास था कि कांग्रेस में जाकर हम अपने हितों की आत्महत्या कर लेंगे। मैं उसको निजी रूप से नहीं लेता हूँ, राजनीतिक वक्तव्य मानता हूँ। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो वो बहुत सीधा कहते थे कि आपको अलग खड़ा होना होगा, और उसका कारण था नेहरू जी ये चाहते थे कि दलितों को अल्पसंख्यकों में शामिल किया जाए, जिसको हिंदू कोड बिल की बात होती है, हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पर भी वो डिफर किए कि नहीं भाई, दलितों को अलग स्थान मिलना चाहिए। और कई बार तो कांग्रेस के लोग ये कह के उनको उड़ा देते थे कि साहब ये तो भारत का हिस्सा ही मांगना चाहते, जबकि ऐसा नहीं था। ये लिखा है, मैंने आपको बताया, जो डाला है 48 का उनका वक्तव्य, कि वो सरकार में शामिल होना चाहते थे और उनको मालूम था कि नेहरू जी की कांग्रेस से संभव नहीं होगा। उत्तर मुंबई की जब चुनाव हुए थे 51-52 की मैं बात कर रहा हूं, तब उत्तर मुंबई में कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से बाबा साहब का विरोध किया और वो हारे भी। इसमें भी कोई पर चुनाव थे, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने समर्थन नहीं किया चौधरी साहब। और उसी के इधर दो शख्सियत, मैं डॉक्टर हेडगेवार को और बाबा साहब को इकट्ठा रखता हूँ। बाबा साहब सामाजिक समरसता की और जो उस समय जातिवादी कुरीतियां थी समाज में, जातिवाद बुरा नहीं लेकिन जातिवादी कुरीतियां बुरी थी, उसका विरोध किया था कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, और यही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रखा। डॉक्टर हेडगेवार ने बुनियाद रखी, उसने कहा सब एक व्यक्ति एक गणवेश, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब साथ में खाते थे, साथ में प्रार्थना करते थे। और इसी से प्रभावित होके डॉक्टर हेडगेवार शाखा में आए, उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, प्रबोधन किया, ये हम सब लोग जानते हैं।
और अच्छी बात है। फिर अगेन आज मैं कोई नेगेटिव टॉक सुरेंद्र जी नहीं करना चाहूंगा। आपने बहुत उससे कह दिया कि हमारे पर कुछ आरोप लगा है, मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं। मैं बताना चाहूंगा कि पंचतीर्थ जहाँ शिक्षा, दीक्षा, जन्म, कर्म भूमि रखी, उसको संवर्धित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 70 साल में ये जो श्रेय जाता है, 5 स्थान जो उनके जीवन से संबंधित है उनको संवर्धित करने का, उनको खरीद कर और सरकारों द्वारा उसको स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज सोचिए सुरेंद्र जी, कमलनाथ जी को याद आया कि उनकी बड़ी मूर्ति लगाना चाहिए, बहुत बड़ी हम लगाएंगे। तो साहब मैं कुछ नहीं, कोई आरोप अगेन कांग्रेस पे नहीं लगाऊंगा, लेकिन दर्शक पुनीत जी सब समझ तो सकते हैं ना कि आज कमलनाथ जी को याद आई। 15 महीने में भी तो अम्बेडकर जयंती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तभी कमलनाथ जी बहुत गए थे। इसमें कुछ पूछना भी चाह रहे हैं सुरेंद्र जी। तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे सुरेंद्र जी, तो उन्होंने महू में ये घोषणा क्यों नहीं? निवेदन करना चाहूंगा, ये इन्हें याद दिलाना चाहूंगा, इस देश का जब संविधान बना तो संविधान बनाने का काम आखिरकार बाबा साहब ने किया। तो बाबा साहब को किसने सौंपा था ये काम? ये इन्हें याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश का संविधान बनाने का काम बाबा साहब को सौंपा। लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, बहुमत में रही, लेकिन कभी बाबा साहब के बनाए संविधान पर कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को मानने का काम नहीं किया, अनवरत चालू रखा और आज तक बाबा साहब का अगर संविधान सुरक्षित है तो सुरक्षित है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस चाहती, कांग्रेस के आज जो मित्र हैं हमारे साथ बीजेपी के, ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुवांशिक संगठन अपना इस तरीके का एजेंडा आज इस प्रदेश में और देश में लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, क्यों जलाई थी मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाब है आपके पास? बाबा साहब को ये आभास था, आप पूछिएगा, दृष्टा थे, उनको 50 और 100 साल का पता था कि आने वाले समय में आज आप भारत में ऐसी और महू गए थे 14 जनवरी को, सारा 14 तारीख को, 14 अप्रैल को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज जहाँ तक कमलनाथ जी द्वारा हमारे कहा गया कि हम बड़ी मूर्ति लगाएंगे, सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है, आप चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं। होना चाहिए कि हाँ बाबा साहब के अगर मानने वाले तो बड़ी मूर्ति लगाए और बड़ी मूर्ति लगाइए, लगना चाहिए, आपको उसका समर्थन करना चाहिए कि आप भी लगाएंगे। जो मूर्तियां टूट रही हैं आप कैसे कहेंगे? आपको मूर्ति लगाने में तक स्वाभाविक है प्रतिक्रिया दे रहे होंगे वाजपेयी साहब। आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश की बहू में हुआ है, तो जहां मूर्तियां टूट रही हो कम से कम आप वहां पुनः स्थापित कर दीजिएगा। आज वहां टीकमगढ़ जिले के हमारे पलेरा में आज तक मूर्ति नहीं लगी, सारे के सारे लोग वहां कितने समय से धरना। चलिए डॉक्टर वाजपेयी से आपने एक सवाल पूछा है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। डॉक्टर वाजपेयी, बार बार कांग्रेस पार्टी ने जब कभी भी दलितों के मुद्दे पर बहस हुई और अभी भी यहाँ भी उन्होंने इस मंच पर कहा है कि संविधान निर्माता ने जो संविधान बनाया था, जो प्रावधान किए थे, उनको तोड़ने मरोड़ने का काम काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आयोजनों पर उनका फोकस रहता है। इसका उत्तर आप जरूर दें। देखिए पुनीत जी, मैंने तो सीधे संविधान निर्माता जी की बात रख दी कि डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि नेहरू की कांग्रेस भला नहीं करेगी, उसको ज्वाइन करना यानी कि आत्महत्या के समान है। अब इसमें ना मैं हूं, ना सुरेंद्र जी है, ना आप है, स्वयं अंबेडकर जी ने ये बात कही, मैंने बहुत स्पष्ट कहा। दूसरा सवाल जिससे बच रहे बार बार सुरेंद्र जी कि कमलनाथ जी ने आज घोषणा करी मूर्ति की सबसे बड़ी बनाएंगे वो, लेकिन कब करी? 14 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री थे पुनीत जी, आपने भी कवर किया था वो कार्यक्रम, मुझे भी बहुत अच्छे से ध्यान है, बहु गए थे वो, उस दिन क्यों नहीं घोषणा करी? तो जैसे आप सरकार में आते हो आप दलितों को तीसरे दर्जे का बना देते हो, विपक्ष में आते हो तो वोट की खातिर आज आपको मूर्ति याद आ रही 70 साल बाद। पंचतीर्थ तो 70 साल से थे ना, अंबेडकर जी का जन्म स्थान, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, उत्तर देंगे चौधरी साहब? वो सब तो था ना। निश्चित तौर पे आज जो इस तरीके से 1947 की और 48 की दुहाई या बताई दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में संविधान समीक्षा आयोग किस लिए बनाया गया था? भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों ने बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के लिए इस देश में सबसे पहले काम किया। आज बाबा साहब के संविधान ही नहीं, बाबा साहब की मूर्तियां भी खंडित करने के लिए, उनके विचारों को खंडित करने के लिए लगे हुए। मध्य प्रदेश में बाबा साहब जो कानूनी संरक्षण प्राप्त गरीब तबका है, SC ST माइनॉरिटी और महिलाओं का जो तबका है, इनके ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे कलंकित है।
आज बाबा साहब के इस जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, चलिए साहब देखिए, प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से, प्रश्न आपके सामने रखे भी जा रहे हैं। वे आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान के बदलाव का काम कौन सी दल कर रही है, ये वर्ग देख रहा है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए काम क्यों नहीं किया, बाद में इनका इस्तेमाल किया। प्रश्न दोनों के सामने है और उत्तर देना भी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उस वर्ग के हित के लिए भी काम हो रहे हैं या सिर्फ एक दिन और आयोजनों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं? क्या इससे यह वर्ग पूरी तरह अपना आपको समझ पाएगा? चौधरी जी से चलिए शुरुआत करता हूं। चौधरी साहब, आयोजन एक दिन कर लिया, बड़ा भव्य आयोजन में भीड़ जुटाकर आपने सबको याद भी दिला दिया कि हम कितने हितैषी हैं, लेकिन क्या इससे समाज वर्ग वाकई उस पार्टी से जुड़ जाएगा, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के परिप्रेक्ष्य में सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यह नैतिक रूप से जिम्मेवारी लोकतंत्र में किसकी होती है? जो सरकार में बैठता है, सरकार में बैठे लोगों का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह जो संविधान है और संविधान प्रदत्त लोग हैं और उनको लिए दिए गए अधिकार हैं, उनका संरक्षण हो, उनके साथ न्याय हो। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों के साथ लगातार अत्याचार प्रदेश की धरती पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, घटनाएं हो, चाहे वो अत्याचार की हो, आज बेरोजगारी में राज्य में आर्थिक रूप से एक तरफ तो आपने 1,12,000 बैकलॉग के पद नहीं भरे, तो आज उनके साथ अन्याय कर रहे हो, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के बलात्कार के मामले में। पर सुरेंद्र जी शायद आप भूल रहे हैं, उसी संविधान में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी दमदार महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनको भी उसके लिए उतनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है। सिर्फ एक आयोजन से क्या विपक्ष उनका करीबी हो सकता है? के साथ कहना चाहता हूँ पाठक जी एक निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रदेश में शिक्षक विहीन स्कूल है, सरकारी शिक्षक विहीन स्कूल का नाम देकर आप स्कूल बंद कर रहे हैं और हजारों स्कूल बंद कर रहे हैं। ये तय किया हुआ भाषण पढ़ रहे हैं आज छोटे अलाउड है आज। बाबा साहब ने कहा। डॉक्टर वाजपेयी, सवाल आपसे भी है, जैसा जो मैंने पूछा था, केवल आयोजन मात्र से क्या काम चल जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है पुनीत जी आपका, और मैं अब इसको तथ्यात्मक रूप से आपको बताता हूं, क्योंकि आपके दर्शक यही चाहते हैं। पहली चीज, कमलनाथ जी ने कहा कि हम मूर्ति लगाएंगे, वहां गए, सुरेश जी का भाषण वो पढ़ लेते तो ये बताते कि हम इस वर्ग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चीजें करेंगे जो आप चाह रहे हैं, और वर्ग जो सुन रहा है कि भाई हमारे लिए करेगी क्या कांग्रेस, जो शून्य है। दूसरी बात, हमने क्या किया, देखिए आप एक उदाहरण दीजिए, जब आपको ध्यान हो मुद्रा लोन शुरू हुआ तो हमने सुनिश्चित किया कि हर जिले में 3 लोगों को सबसे पहले मिलेगा, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब और एक महिला। ये पहले मिलेगा, फिर उसके बाद बाकी लोगों को मिलेगा, और यही आज का नतीजा है कि हमारा 1/3 से अधिक जो स्टार्टअप लोन्स हैं पुनीत भाई, आपको आंकड़े हम लोग समय समय पे देते रहते हैं, ये लोन जो 34 करोड़ का 1/3 आप कर लीजिए, वो हिस्सा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लीड दिया गया। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना मोदी जी ने उसको कितना प्रपोर्ट किया आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें इस वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स को सरकार भी गाइड करती है, स्ट्रेंथन करती है, उनके लिए लोन सब्सिडी और उसका पूरा प्रबंध करती है। उसके बाद हम आगे आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला की बात करें, और चाहे हम अन्न वितरण की बात करें, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आज भी इस देश में निःशुल्क अन्न वितरण, लेकिन आप भी जानते हैं, जनता पार्टी की ओर से की, आप भी जानते हैं कि इस वर्ग ने हमेशा आरक्षण को और सरकारी नौकरियों को, इसको लेकर के ही आंदोलन खड़े किए हैं, सरकारें किसी की भी रहें। डॉक्टर वाजपेयी, इस तरह के आयोजन कोई भी दल करे, कोई भी पार्टी करे, उसके साथ समाज जुड़ता है, उसमें आता है और अपने हित की बातें उसमें जरूर खोजता होगा, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये भी मानते हैं कि इस तरह के आयोजनों के पीछे चुनाव एक बड़ा मकसद होते हैं। चुनाव निकट पाकर पार्टियां इस तरह के आयोजन करती हैं ताकि वर्गों को लगे कि उनके हितैषी दल ये हैं। क्या ये सारे के सारे आयोजन 2018 में जो रिजल्ट या इस वर्ग की जो निकटता कम प्राप्त हुई थी, इसीलिए अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, संख्या बढ़ गई? देखिए पुनीत जी, मैं इस बात से नहीं नकारता हूँ कि हमें इस वर्ग चाहिए होते हैं, हमें इस वर्ग के वोट चाहिए होते हैं, और जैसा बाबा साहब जी ने कहा था कि भाई केवल वर्ग के वोट की बात नहीं है, हमको इनका गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन चाहिए, और इसीलिए हम इस वर्ग को मजबूत करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें हमने किस प्रकार इनका समावेश किया, और स्टार्टअप स्टैंड अप जो लोन्स थे, हमारे मुद्रा लोन जो थे,
उसमें हमने कैसे भागीदारी सुनिश्चित की कि भाई इतना लोन डिस्पेंसिंग होना ही चाहिए। उसके बाद अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें किया, इसको हम फलीभूत कर रहे हैं। मैंने दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कही, 70 साल हो गए, कभी आपने सुना सर कभी बनाया गया क्या? फिर उसके साथ साथ इस वर्ग के प्रतीक चिन्हों का सम्मान, पंचतीर्थ, मुंबई की बात हो, नागपुर की बात हो, दिल्ली की बात हो, लंदन की बात हो, बहू की बात हो, पांचों स्थान कांग्रेस की सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन उनकी कोई बहुत रुचि नहीं थी। तो जो आपने कहा ना कि भाई जब सरकार नहीं होती है तो कमलनाथ जी वहां जाके मूर्ति की बात करते हैं। अच्छा, आज भी उन्होंने मूर्ति की बात कही, एक भी बात उन्होंने रोजगार के लेकर नहीं कही कि हम ऐसा करेंगे, एक भी बात उन्होंने दीगर उस वर्ग के उत्थान को लेकर नहीं कही। मैं आपको सारी बातें उदाहरण सहित तथ्य सही बता रहा हूँ, हम इस पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, सुन रहे हैं लोग, और ऐसा आपको भी सुन रहे हैं, सुरेंद्र जी को भी सुन रहे हैं, तो क्या बुराई है? आपको भी सुन रहे हैं, सुरेंद्र जी को भी सुन रहे हैं, इसलिए सवाल मैं जरूर पूछता जा रहा हूं। सुरेंद्र जी, अब जिस दल से आप आते हैं उसके दल से जुड़ा सवाल आपके लिए भी है। कांग्रेस पार्टी को 18 में भरपूर साथ मिला था, सरकार का जो अश्रू हुआ वो हुआ, लेकिन इस वर्ग को लेकर के आप पाते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रोमिसेस निभाए, पूरे किए हैं? जैसे अभी आप कह रहे थे सत्ता पक्ष का ही दायित्व बनता है, क्या विपक्ष का इसमें दायित्व नहीं बनता? आयोजनों की होड़ से बढ़कर क्या इस वर्ग के मुद्दों को आप सड़क पर वैसे उठा पाए, उनका साथ दे पाए? साथ मिलेगा आपको अगले चुनाव में इस वर्ग का? निश्चित तौर पर ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। लोकशाही में दोनों का, सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आयोजन में आज आप इस तरीके से उसको जोड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का कभी इस तरीके से आयोजनों पर विश्वास नहीं रहा। मैं ये विश्वास किन पे रहा, कभी ये दलित कुंभ करेंगे, कभी ये रविदास कुंभ करेंगे, कभी ये अंबेडकर कुंभ करेंगे, कभी बाबा साहब का कुंभ करेंगे, महाकुंभ करेंगे। ये तो इनका चरित्र है। जो लोग कह रहे हैं ये खुद का चरित्र है। जहां तक रहे बाबा साहब की बात, तो बाबा साहब नहीं, तभी तो सुरेंद्र जी आप पर आरोप लगाते हैं कि आपकी पार्टी ने कभी इस वर्ग को लेकर, चिन्हों को लेकर वैसे काम किए ही नहीं। आपके सामने भी आरोप लगाया उन्होंने। ये निश्चित तौर पर इनका काम है आरोप लगाना। कांग्रेस पार्टी ने अगर आज आपको जो वंचित वर्ग है उसको सामाजिक समरसता पर उस स्थान पर लाने का, चाहे वो इनकी ही पार्टी में क्यों ना हो, किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, अगर आज इस स्थिति में उनका उस स्तर ऊपर उठा है तो इसमें कांग्रेस पार्टी का। सुरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं, हितेश जी जो आपको पूछ रहे हैं या कह रहे हैं उसका उत्तर आप दे सकते हैं, ये मंच है आपका। आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा आज कांग्रेस के शासनकाल में, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में, कमलनाथ जी के शासनकाल की तुलना करिएगा आप। हम लोगों ने लाखों लोगों को पट्टी दी, लाखों लोगों को नौकरियां दी, लेकिन आज क्या हो रहा है? शिवराज सिंह की सरकार में लाखों पद खाली है बैकलॉग के, ये बैकलॉग के लाखों पद खाली हैं। आज कह रहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सुरेंद्र जी चलिए एक सवाल आपसे सीधे सीधे मैं पूछ रहा हूं, आप उत्तर दीजिएगा। अगर ये बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं, अगर ये वर्ग इतना परेशान है, विपक्ष कहां खड़ा है उनके साथ? कितने आंदोलन किए? क्या ये बात वर्ग समाज नहीं पूछेगा आपसे या नहीं पूछता? पूरी आयोजन आपने नहीं किए लेकिन नहीं करते हैं और आयोजन करने वालों पर सवाल उठाने मात्र से काम चलेगा क्या? जिम्मेदारी के साथ इनके साथ खड़ा है। हम लोगों ने, हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी काम कर रहे थे, लेकिन इनने बाबा साहब के बनाए संविधान पर चोट पहुंचाई, लोकतंत्र को लूटा, इनने सरकार गिराई और जिन लोगों का भला होने वाला था, हमारी सरकार रहते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग माइनॉरिटी के लोगों का बाबा साहब के सपने पूरे होने वाले थे, उनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार आज बाबा साहब की क्या कहेंगे? बाबा साहब की मानते नहीं, सिर्फ बाबा साहब के नाम पर लोगों को छल करने का काम करते हैं। चलिए वाजपेयी जी आप इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए जो आयोजन करते हैं, लेकिन आपको ये साथ मिलेगा, विश्वास का क्या आधार? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, क्या आधार है? देखिए, हम तो दो टू प्रॉन्ग अप्रोच है, हम जिसको बोलते हैं ना, हम भौतिक रूप से भी काम करेंगे, जिसकी मांग आप बार बार हमसे कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, और नैतिक रूप से भी करेंगे। दोनों बातों को लेकर सुरेंद्र जी नहीं बता पा रहे हैं कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने बैकलॉग के कितने भरे। आज ही मुख्यमंत्री देना चाहेंगे सुरेंद्र जी बहुत जल्दी से, भी 30 दर्शन योजना में जोड़ेंगे, उसमें भी लोग जाएंगे। वहीं भौतिक रूप से 1 लाख से 25 लाख तक का लोन यदि अनुसूचित जाति के वर्ग के एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए, सुरेंद्र जी उत्तर देना चाहेंगे? ब्याज सरकार देगी।
अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम आपने बंद कर दिया, जो गरीबों को सर, लोन देता 1 था। लाख से वाल्मीकि समाज की प्रतिष्ठा योजना आपने बंद कर दी, जो आप इनको सरकार से बताइए, वाल्मीकि आज समाज की उन्हीं भलाई के के लिए काम अध्यक्ष जो करती है थी। उस चलिए साहब, कार्यक्रम किया। इस डिबेट को भी ये वर्ग जरूर सुने और सुनने के बाद दोनों पक्षों को सुनकर समझे भी और देखे भी कि क्या आयोजन मात्र से कोई हितैषी बनने का दावा अपना जमीन पर सच करके दिखा सकता है, या जमीन पर उतरकर वास्तविक काम करना पड़ेगा आयोजनों के साथ साथ। फिलहाल सबको शुभकामनाएं इस दिन की तो देते हैं, लेकिन जो मूल सीख थी कि जमीन पर उतरकर तब तक संघर्ष करें जब तक कि आप अपने हित या लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, ये काम कौन कर रहा है ये दलों को भी देखना है और उन दलों के साथ साथ वर्गों का काम करने वाले छोटे विभागों को भी देखना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार, धन्यवाद।